अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम यूनुस फारूकी साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजू गुफ्तगू ये है कि हम वक्तन फ़ौक्तन सोशल मीडिया पे यूनुस फारूकी साहब के कुछ लोगों के साथ, कुछ संगठनों के साथ, जैसे कि ख़ास तौर से हिंदुओं का गौ रक्षा दल है, उसके साथ ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो यूनुस फारूकी साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करा दीजिए। आप किस मज़हब, किस फ़िरक़े से वाबस्तगी रखते हैं और किस तरह से आपको दिलचस्पी हुई कि आप हिंदू तंजीमों के साथ आपका मिक्सअप होने लगा और आपके साथ उनके साथ मिले और गौ रक्षा दल में आपने शमूलियत इख्तियार की। आखिर इसकी वजूहात क्या बनी? सबसे पहले आप अपने इस धर्म बता दें सर, और उसके बाद ये बता दें कि क्या दिलचस्पी है आपको हिंदू तंजीमों से, ख़ास तौर से गौ रक्षा वालों से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अमित अग्रवाल जी, मैं पक्का मुसलमान हूँ। जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह हज के आयत नंबर 78 में, अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहता है कि हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो मैं मुसलमान हूँ, ना मैं शिया हूँ ना मैं सुन्नी हूँ। अब ज़ाहिर है कि मैं शिया नहीं हूँ, तो उसके भी कोई फ़िरक़े जो 10-15 फ़िरक़े हैं, मैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुन्नियों के भी जो मोटे मोटे 3-4 फ़िरक़े, में उससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब रहेगी बात ये, अल्लाह का करम कि हमको उसने इंडिया में पैदा किया, भारत में पैदा किया, हिंदुस्तान में पैदा किया है। ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है मुसलमानों पे। इंडिया के लोग बहुत अच्छे से जो है वो करते हैं, क्या कहेंगे उसको, बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। और मेरी बहुत स्टडी है इंडिया के इंसानों की। ये बात मैं बता दूं कि जब घोड़े पे बैठकर 711 से पहले कोई जो है गुंडे नहीं आए थे नॉर्थ से इंडिया में, तब उससे पहले 50 मस्जिद यहाँ के लोकल, अगर मैं उनको हिंदू कहें, पहचानने के लिए हिंदू अगर कहूँ, तो उन्होंने हमारे 50 मसाजिद बनाए थे 622 में। पहली गुजरात में, 629 में केरला में, किधर गुजरात किधर केरला, और 1930 में कर्नाटक में। उसके बाद तो फिर बेहिसाब बनते चले गए। ये सब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जबकि कोई यहाँ पर तलवार लेके नहीं आया था। तो मेरा ये कहना है, पे बैक टू दी सोसाइटी मिशन जो है हमको लॉन्च करना चाहिए। मोहब्बत का, मोहब्बत का। अब मोहब्बत कैसा हो सकती है? तो यहाँ के अवाम सिर्फ मजहबी नुक्ते नज़र से ही नहीं, खेती बाड़ी के भी नुक्ते नज़र से और अनाज के नुक्ते नज़र से, अनाज पैदा करने के नुक्ते नज़र से, दूध पैदा करने के नुक्ते नज़र से गाय की बहुत अहमियत है। तो फिर मुझे भाईचारा पैदा करने के लिए मैंने जो है आज से 35 साल पहले, आप ये खाली आजकल की बात नहीं है, मैंने 35 साल पहले गोरक्षा को ज्वाइन किया था। और इन्हीं गोरक्षा की दोस्त, उसमें मेरे कई सो कार, मतलब मैंने हिंदू कहते हैं, अब तो हिंदुओं से दोस्ती हुई, तो सब के सब ने मुझे हाथों हाथ लिया। और मैं सिर्फ कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट और एक खाली केरला, इतने ही इंडिया में नहीं फिरा हूँ गोरक्षा के लिए। पूरा इंडिया में गोरक्षा के लिए फिरा हूँ। तो मैं ये पाया हूँ सब अच्छे हैं, मोहब्बत वाले हैं। और मुझे किस्मत से एक बड़ी बहन मिली थी। मुझे बड़ी बहन नहीं है, तो मुझे एक बहन मिली थी, मधु जोशी जी। मैं उनको लाखों सलाम करता हूँ। वो मेरी बड़ी बहन है, मेरा बहुत ख्याल रखी हैं। वो सब, मैं अनकम्फर्टेबल महसूस करता था जब भी यहाँ पर गोरक्षा के जुलूसों में या कार्यक्रमों में, इंडिया भर वो भी आती थी। बहुत काबिल खातून है, मेरी बड़ी बहन है। तो ये आपके जवाब अगर सवाल का इसमें हुआ होगा तो फिर और पूछिए, मैं बताता हूँ। अब मोहब्बत कैसा हो सकती है? तो यहाँ के अवाम
सिर्फ मजहबी नुक्ते नज़र से ही नहीं, खेती बाड़ी के भी नुक्ते नज़र से और अनाज के नुक्ते नज़र से, अनाज पैदा करने के नुक्ते नज़र से, दूध पैदा करने के नुक्ते नज़र से गाय की बहुत अहमियत है। तो फिर मुझे भाईचारा पैदा करने के लिए मैंने जो है आज से 35 साल पहले, आप ये खाली आजकल की बात नहीं है, मैंने 35 साल पहले गोरक्षा को ज्वाइन किया था। और इन्हीं गोरक्षा की दोस्त, उसमें मेरे कई सो कार, मतलब मैंने हिंदू कहते, अब तो हिंदुओं से दोस्ती हुई, तो सब के सब ने मुझे हाथों हाथ लिया और मैं सिर्फ कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट और एक खाली केरला, इतने ही इंडिया में नहीं फिरा हूँ। गोरक्षा के लिए पूरा इंडिया में गोरक्षा के लिए फिरा हूँ। तो मैं ये पाया हूँ सब अच्छे हैं, मोहब्बत वाले हैं। और मुझे किस्मत से एक बड़ी बहन मिली थी, मुझे बड़ी बहन नहीं है, तो मुझे एक बहन मिली थी, मधु जोशी जी। मैं उनको लाखों सलाम करता हूँ, वो मेरी बड़ी बहन है, मेरा बहुत ख्याल रखी हैं वो सब। मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता था जब भी यहाँ पर गोरक्षा के जुलूसों में या कार्यक्रमों में, इंडिया भर वो भी आती थी। बहुत काबिल खातून है, मेरी बड़ी बहन है। तो ये आपके जवाब अगर सवाल का इसमें हुआ होगा तो फिर और पूछिए, मैं बताता हूँ। अगर मैंने हिंदुस्तान में गाय ज़ुबा करने की तारीख अगर आपको बताई, तो क़दीम हिंदुस्तान में वैदिक दौर में गाय को अग्निया यानी ना मारने के लायक कहा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में गाय को दौलत, ज़िरात और ज़िंदगी की अलामत माना गया। ताहम बाज़ तारीखदान मानते हैं कि वैदिक दौर के शुरू में यज्ञ वगैरह में जानवरों की कुर्बानी का रिवाज था। बाद में अहिंसा के तस्वुर ने जोर पकड़ा। मौर्य व गुप्त दौर में अशोक के कुंभों में जानवरों के कत्ल पर पाबंदी का जिक्र मिलता है। गुप्त दौर को गोल्डन एज कहा जाता है। इसमें गाय को मुक़द्दस मानकर इसका तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा। मुस्लिम सलातीन के दौर में सूरत हाल मिली जुली रही। बरतानिया दौर 1857 में जंग आज़ादी के एक बड़ी वजह चर्बी वाले कारतूस थे, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी का शुबा था। और मैं मंगल पांडे पुनर्जन्मी इसीलिए हूँ कि मेरा हीरो है मंगल पांडे, जिसने गाय की चर्बी को मुंह में नहीं लगाता हूँ, गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस को मुंह में नहीं लूंगा, ये कहते हुए उसने अपने ऑफिसर को कत्ल कर दिया था। मैं इसको लाखों सलाम करता हूँ। और आपको मालूम नहीं है, मैं इस वक्त इंडिया में मोहम्मद सत्यवीर अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुसुद्दीन फारूकी हुसैनी मंगल पांडे पुनर्जन्मी के नाम से पहचाना जाता हूँ। इंडिया में बाज़ाब्ता गाय की हत्या का जो सिलसिला है वो अंग्रेज़ों ने शुरू किया। वो गाय भी खाते थे, सूअर भी खाते थे, तो जिसके लिए उन्होंने अपने गोश्त का इंतज़ाम के लिए यहाँ पर मुसलमान खुरेशियों को पकड़ के बछड़े और गाय को ज़ुबा करना शुरू किए। उससे पहले मेरी मालूमात के हिसाब से बाज़ाब्ता इंडिया में 1857 से पहले कोई गाय नहीं काटी जाती थी। यह अंग्रेज़ों की बदमाशी थी कि हिंदू मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को नौकर रखे, जॉब पे रखे गाय काटने के। अभी भी इंडिया में आज आइन का मतलब आइन बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में बहुत से रियासतों में गाय और बछड़ों को ज़ुबा करने पे पाबंदी है। और खाली 2-3 स्टेट, केरला, मगरबी बंगाल और शुमाली मशरक़ी रियासतें, मिडिल ईस्ट पर पाबंदी नहीं, मगर अभी जस्ट मगरबी बंगाल में भी एक हफ्ता पहले पाबंदी लग चुकी है। इंडिया में बाज़ाब्ता गाय की हत्या का जो सिलसिला है वो अंग्रेज़ों ने शुरू किया। वो
गाय भी खाते थे, सूअर भी खाते थे। तो जिसके लिए उन्होंने अपने गोश्त का इंतज़ाम के लिए यहाँ पर मुसलमान खुरेशियों को पकड़ के बछड़े और गाय को ज़ुबा करना शुरू किए। उससे पहले मेरी मालूमात के हिसाब से बाज़ाब्ता इंडिया में 1857 से पहले कोई गाय नहीं काटी जाती थी। यह अंग्रेज़ों की बदमाशी थी कि हिंदू मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को नौकर रखे, जॉब पे रखे गाय काटने के। अभी भी इंडिया में आज आइन का मतलब आइन बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में बहुत से रियासतों में गाय और बछड़ों को ज़ुबा करने पे पाबंदी है, और खाली 2-3 स्टेट केरला, मगरबी बंगाल और शुमाली मशरक़ी रियासतें मिडिल ईस्ट पर पाबंदी नहीं, मगर अभी जस्ट मगरबी बंगाल में भी एक हफ्ता पहले पाबंदी लग चुकी है। ये बात पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, खासकर पाकिस्तानियों के लिए, और इंडिया में भी जो लोग हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देते या सोशियो रिसर्च नहीं करते, उनको मालूम नहीं होगा कि मुस्लिम हुकूमत में गाय ज़ुबा करने के वाक़यात पर कई ऐसी चीज़ें मिलती है कि मुस्लिम बादशाहों ने सजाएं दी हैं। हर बादशाह के ज़माने में पॉलिसीज़ थोड़ी थोड़ी बदली है, मगर बाबर के बाबरनामे में ये लिखा है कि उसने अपने बेटे हुमायूं को वसीयत की थी कि हिंदुस्तान के लोग गाय की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए गाय ज़ुबा ना करो ताकि अवाम के दिल जीते जा सके। अकबर ने 1586 में गाय के ज़ुबा पर पाबंदी लगा दी थी। अबुल फजल की आइन अकबरी में इसका जिक्र है। अकबर ने जजिया भी ख़त्म किया और हिंदू रियायों को खुश रखने की पॉलिसी अपनाई। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस दौर में भी आम दिनों में पाबंदी रही, अलबत्ता ईद उल जुहा पर बाज़ जगह छूट दी जाती थी। औरंगज़ेब को बहुत कट्टर माना जाता था, मगर औरंगज़ेब ने कई मंदिरों के करीब गाय ज़ुबा करने पर सख्त सजाएं दी। इसने हिंदुओं के जज्बात का ख्याल रखते हुए कई फरमान जारी किए। मैं आपको ये जो है ना हिस्ट्री बता रहा हूँ। अब ये दुनिया में क्या फैला हुआ है बकवास, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, सोशल साइंटिस्ट हूँ और सत्यवीर कहा जाता हूँ। मैं सिर्फ सच बात करता हूँ। हैदर अली और टीपू सुल्तान के भी दौर में गाय के ज़ुबाह पर मुकम्मल पाबंदी थी और खिलाफ वर्जी करने वाले को हाथ काटने की सज़ा मुकर्रर थी। तो ये जो है मुसलमानों का, हुक्मरानों का तरीक़ा रहा। लोग कुछ भी कहते रहें, मगर सच्चाई यही है। ये बात पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए, और इंडिया में भी जो लोग हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देते या सोशियो रिसर्च नहीं करते, उनको मालूम नहीं होगा कि मुस्लिम हुकूमत में गाय ज़ुबा करने के वाक़यात पर कई ऐसी चीज़ें मिलती है कि मुस्लिम बादशाहों ने सजाएं दी हैं। हर बादशाह के ज़माने में पॉलिसीज़ थोड़ी थोड़ी बदली है, मगर बाबर के बाबरनामे में ये लिखा है कि उसने अपने बेटे हुमायूं को वसीयत की थी कि हिंदुस्तान के लोग गाय की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए गाय ज़ुबा ना करो ताकि अवाम के दिल जीते जा सके। अकबर ने 1586 में गाय के ज़ुबा पर पाबंदी लगा दी थी। अबुल फजल की आइन अकबरी में इसका जिक्र है। अकबर ने जजिया भी ख़त्म किया और हिंदू रियायों को खुश रखने की पॉलिसी अपनाई। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस दौर में भी आम दिनों में पाबंदी रही, अलबत्ता ईद उल जुहा पर बाज़ जगह छूट दी जाती थी। औरंगज़ेब को बहुत कट्टर माना जाता था, मगर औरंगज़ेब ने कई मंदिरों के करीब गाय ज़ुबा करने पर सख्त सजाएं दी। इसने हिंदुओं के जज्बात का ख्याल रखते हुए कई फरमान जारी किए। मैं आपको ये जो है ना हिस्ट्री बता रहा हूँ। अब ये दुनिया में क्या फैला हुआ है बकवास, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, सोशल साइंटिस्ट हूँ और सत्यवीर कहा जाता हूँ। मैं सिर्फ सच बात करता हूँ। हैदर अली और टीपू सुल्तान के भी दौर में गाय के ज़ुबाह पर मुकम्मल पाबंदी थी और खिलाफ वर्जी करने वाले को हाथ काटने की सज़ा मुकर्रर थी। तो ये जो है मुसलमानों का, हुक्मरानों का तरीक़ा रहा। लोग कुछ भी कहते रहें, मगर सच्चाई यही है।
अब आपको बताऊं कि पहला स्लाटर हाउस जो है 1760 में कलकत्ता में हिंदुस्तान का मुनज़्ज़िम स्लाटर हाउस अंग्रेजों ने खोला। उसके बाद बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कानपुर में बड़े जो है स्लाटर हाउसेस खोलने लगे, मगर ये सिर्फ अंग्रेज सिपाहियों के लिए होते थे और कंटोनमेंट के नज़दीक, छावनियों के नज़दीक यही बनाए जाते थे और सिर्फ फौजी सप्लाई के लिए काटे जाते थे। और 1857 जब हमारा पहला वो हुआ, गदर कहिए या फ्रीडम, फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग, तो 1857 के बाद 1860 में ये एक्ट, कंटोनमेंट एक्ट के तहत इनको कानूनी शक्ल दी गई। फिर चमड़े की सनत अंग्रेजों ने बाहर भेजना शुरू किया। हाइड एंड स्किन ट्रेड के लिए भी मुनज़्ज़म जुबाखानों की ज़रूरत पड़ी। कानपुर चमड़े का बड़ा मरकज़ बना। अंग्रेज़ों से पहले ज़बीहा गैर मुनज़्ज़म और मुकामी सतह पर था। अंग्रेज़ों ने इसे सनती पैमाने पर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बनाई। 1947 में हिंदुस्तान में 350 से ज़्यादा बड़े स्लाटर हाउस थे। अब मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि जिस मुल्क में गाय को बड़ी अहमियत हासिल है, मुसलमानों को खाने की बहुत सी चीज़ें हैं। छठा सूरह अनाम की आयत नंबर 143 और 144 में जो हलाल जानवरों की लिस्ट है उसमें गाय बैल जरूर है, मगर हुक्म नहीं है, इजाज़त है। इजाज़त और हुक्म में फ़र्क होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ही 2-4 बार अपनी ज़िंदगी में गाय बैल खाया हो। अब बहुत से लोग सूरे बकर के माने गाय के होते, तो बहुत से लोग ये समझते कि भाई वो इतना कुरान का सबसे बड़ा सूरा है सूरे बकर, तो वो गाय की खाने की हुक्म के निस्बत से उसका नाम रखा। ये बात नहीं, वो एक अलग कहानी है, यहाँ हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सूर्य अनाम के अंदर जिन जानवरों के हलाल जानवरों की फहरिस्त है उसमें गाय बैल ज़रूर है, मगर ये सुन्नत सीरतुन नबी के हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ही सारी ज़िंदगी में 2-4 बार खाया होगा। एक हदीस आती है जिसके माने हैं गाय के दूध को लाजिम पकड़ लो, ये शफा बख्श है, इसके घी में दवा की तासीर है और इसके गोश्त में रोग है। और एक दूसरी हदीस में आगे यह है कि इससे बचो। मेरा ये तज्जिया है, इंडिया में जितने मुसलमान हार्ट के प्रॉब्लम्स में हैं, क्या कहेंगे उसको, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में है, वो सिर्फ गाय पाबंदी से खाने के है। अल्हम्दुलिल्लाह, फजल रब्बी, मैं जब से गोरक्षा में आया हूँ 35 साल पहले, बहुत मेहनत से, प्लानिंग से, मेरा बहुत बड़ा घर था, हमको बहुत गोश्त लगता था, मगर फिर अल्लाह से मदद मांगी, फजल रब्बी हुई और हम 35 साल से बड़े का गोश्त नहीं खाते हैं। गोश्त खाने की इजाज़त है, तो हमारी गोश्त के शौक़ को बहुत से हलाल परिंदे और दूसरे जानवर है उससे पूरा किया जा सकता है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अब गोश्त का शौक़ भी नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि जिस मुल्क में गाय को बड़ी अहमियत हासिल है, मुसलमानों को खाने की बहुत सी चीज़ें हैं। छठा सूरह अनाम की आयत नंबर 143 और 144 में जो हलाल जानवरों की लिस्ट है उसमें गाय बैल ज़रूर है, मगर हुक्म नहीं है, इजाज़त है। इजाज़त और हुक्म में फ़र्क होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ही 2-4 बार अपनी ज़िंदगी में गाय बैल खाया हो। अब बहुत से लोग सूरे बकर के माने गाय के होते, तो बहुत से लोग ये समझते कि भाई वो इतना कुरान का सबसे बड़ा सूरा है सूरे बकर, तो वो गाय की खाने की
हुक्म के निस्बत से उसका नाम रखा, ये बात नहीं, वो एक अलग कहानी है, यहाँ हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो सूर्य अनाम के अंदर जिन जानवरों के हलाल जानवरों की फहरिस्त है उसमें गाय भैंस जरूर है, मगर ये सुन्नत सीरतुन नबी के हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ही सारी जिंदगी में 2-4 बार खाया होगा। एक हदीस आती है जिसके माने ये हैं, गाय के दूध को लाजिम पकड़ लो, ये शफा बख्श है, इसके घी में दवा की तासीर है और इसके गोश्त में रोग है। और एक दूसरी हदीस में आगे यह है कि इससे बचो। मेरा ये तज्जिया है, इंडिया में जितने मुसलमान हार्ट के प्रॉब्लम्स में हैं, क्या कहेंगे उसको, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में है, वो सिर्फ गाय पाबंदी से खाने के है। अल्हम्दुलिल्लाह फजल रब्बी, मैं जब से गोरक्षा में आया हूँ 35 साल पहले, बहुत मेहनत से, प्लानिंग से, मेरा बहुत बड़ा घर था, हमको बहुत गोश्त लगता था, मगर फिर अल्लाह से मदद मांगी, फजल रब्बी हुई और हम 35 साल से बड़े का गोश्त नहीं खाते हैं। गोश्त खाने की इजाज़त है तो हमारी गोश्त के शौक़ को बहुत से हलाल परिंदे और दूसरे जानवर है उससे पूरा किया जा सकता है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अब गोश्त का शौक़ भी नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दिल्ली के शंकराचार्य हर साल 7 नवंबर को इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, तकरीर के लिए बुलाते थे, मैं सालों साल गया। फिर बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा गाय काटी जाती थी, तो बंगाल के मारवाड़ी जो है मुझे हर ईद से पहले बुलाते थे, बकरीद से पहले। हमारे शहर नांदेड़ से बकरी वहाँ तक जाना बहुत दूर का मामला है, तो मैं अपनी ईद छोड़ के वहाँ जाके उलमाओं को समझाता था। मेरा इंतज़ाम वहाँ पर गांधी भवन में करते थे, अब वो चाहे एकदम एग्जैक्ट 100% लोकेशन याद नहीं रहा। मेरा सिर्फ इंतज़ाम करते थे, खाना खिलाते थे, बाकी आने जाने का टिकट मैंने कभी किसी तंजीम से नहीं लिया, ना दिल्ली जाने का, ना बंगाल जाने का। फिर मद्रास भी गया और फिर राजस्थान गया, मेवात गया, सब जगह मैं सिर्फ अपना पैसा खाया। हाँ, जब मुश्तरका कहीं रहे तो फिर खाने का इंतजाम वहाँ होता था। एक शंकराचार्य से मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी, रेस्पेक्टेबल थे वो, अभी भी बुजुर्ग हैं जिंदा शायद। और एक हौसा पेट आरएसएस वाले, हौसा पेट के, वहाँ उनके पास भी फिर मैं गया। बड़ी तकलीफ से रास्ता था वो, इस वास्ते कि वो होसापेट को डायरेक्ट ना ट्रेन है ना बस है हमारे शहर से। और फिर मैं गोरक्षा के जो ख़ास प्रोग्राम्स होते थे वो जंगलात में होते थे, जहाँ मोबाइल भी नहीं चलता था, मैं वहाँ भी रहा। और मैं इतना हिंदुओं के साथ घूमा हूँ, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी मंदिर में ठहरता था तो मंदिर के इंतज़ामिया मुझे अपना क़िबला बता के कहते थे कि आप आराम से यहाँ नमाज़ पढ़िए, बिल्कुल खौफ ज़दा नहीं रहे। वाह, उनको सलाम। मैं वो उनको लगता था ये दाढ़ी वाला आदमी है तो नमाज़ पढ़ता ही होगा, तो मेरी नमाज के लिए वो मुझे क़िबला बताते थे। अल्लाह उनको खूब उसका जो है आनंद अता करे, आमीन। मोहतरम यूनुस फारूकी साहब, चलिए ये बात बता दी आपने मुग़लों के दौर की, चलिए ये बातें बता दी आपने अंग्रेज़ों के दौर की, बट आप और हम आज की दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हिंदुस्तान आज़ाद है। हिंदुस्तान एक प्राइम मिनिस्टर के साथ चलता है, एक ही इसका डिफेंस मिनिस्टर होता है, एक ही राष्ट्रपति होता है। बट आप जानते हैं, हमारी जानकारी में ये बात है कि काफ़ी स्टेट्स में, आपने भी कहा कि कोई बैन नहीं है गाय को कत्ल करने पे या गाय का ज़बीहा करने पे, बट मेरी जानकारी में ये बात है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, आप इसे बताएंगे कि गलत जानकारी है या सही, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गवर्नमेंट के स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं जहाँ पे बाकायदा गाय कुशी की जाती है और इसका मीट वगैरह पैक करके बाहर के कंट्रीज़ में सप्लाई किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है, और बहुत अच्छा ज़र मुबादला गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये जानकारी सही है हमारी, ये गलत है कि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, यानी कि गाय का गोश्त का? इस रिगार्डिंग आप जानकारी दें प्लीज़, शुक्रिया। अरे बाप रे, बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट का स्लॉटर हाउस नहीं है।
इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट का स्लॉट हाउस नहीं है। आचार्य विनोबा भावे के आदेश पर इंदिरा गांधी ने, जो लोग कांग्रेस से चिढ़ते हैं, जो इंदिरा गांधी से चिढ़ते हैं, जो राजीव गांधी से चिढ़ते हैं, उनको पता होना चाहिए कि आचार्य विनोबा भावे की शिष्या थी ये इंदिरा गांधी। उन्होंने इमरजेंसी में उनको हुक्म दिया था कि गांव पर पाबंदी लगाई जाए। तो उसने एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 और कुछ रियासतों में 77, इस वास्ते मैं उसको कहता हूं एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 1977 के तहत पूरे इंडिया में सख्ती के साथ गोकशी पर पाबंदी लग गई। सिर्फ ये था कि 16 साल के ऊपर का बैल, उसको काटने की इजाजत थी, इस वास्ते कि वो खेतों में काम नहीं कर सकता था। गाय की तो पाबंदी 100% थी। और केरला में कम्युनिस्ट हुकूमत थी, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। उन्होंने अपने पास असेंबली के अंदर वो कहा कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और बंगाल के अंदर भी कम्युनिस्ट हुकूमत थी, उन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को। अब नॉर्थ ईस्ट तो पहले से वहाँ पर कबायली लोग रहते हैं और क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो उन वहाँ भी उन्होंने उसको अपने पार्लियामेंट में, असेंबलियों में इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और केरला में बंद नहीं था। मगर अब ये गवर्नमेंट नई आई है बंगाल में, तो उन्होंने इसको 100% बंद कर दिया। अब रहेगी गवर्नमेंट के कोई स्लॉट हाउस नहीं है। मगर ये भी सबसे बड़ा अलमिया है कि इंडिया में 73 बहुत बड़े बड़े स्लॉट हाउस हैं, और उसके अंदर टॉप के जो 6-7 हैं, तो सब के सब हिंदुओं के हैं। और सबसे बड़ा स्लॉट हाउस जैन चलाते हैं। बदखत मुसलमानों को कुछ वो नहीं है, अल कबीर से नाम चलाते हैं। अल कबीर जो नाम है आपने सुना होगा, मुसलमान का नहीं है, जैन का है। सब्बरवाल फैमिली, सब्बरवाल ये है तो बॉम्बे के, मगर ये चलाते हैं तेलंगाना में, बीदर के पास। और रह गई बात अब यूपी की, तो सारे ज्यादा स्लॉट हाउस बेशक यूपी में है, उसके फाइनेंसर सारे जैन और हिंदू है। कुछ लोग मुसलमान, नॉमिनल मुसलमानों के नाम पे लाइसेंस इशू है। आज पूरे वर्ल्ड में कभी नंबर 1 और कभी नंबर 2 पे इंडिया रहता है। कभी नंबर 1 रहता है, कभी नंबर 2 होता है। पहले पे ब्राजील आता है तो इंडिया सेकंड रहता है, और कभी इंडिया फर्स्ट होगा तो सेकंड ब्राजील होता है। अब ये सारी बातें मेरे 35 साल के दौर में है भाई। क्या करते इसको, क्या करते इसको? मेरे पास इसका बहुत बड़ा सल्यूशन है। मैं सल्यूशन दे सकता हूं कि कम से कम मुसलमान इसको खाना छोड़ दे। क्या कहूँ अमित साहब, मेरे पास सल्यूशन है। मगर मैं जो है ना, अपने ख्यालात की वजह से मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर सकता, तो अकेला हूँ। मैं चमचागिरी करा तो बहुत लोग मेरे पीछे रहेंगे। मेरे मैगजीन था आज से 20 एक साल पहले, तेजस्वी गौ माता ओजस्वी भारत माता। तो मैंने उसको लॉन्च करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे, जब मेरे पास पैसा भी बहुत होता था खुद का। अच्छा, आपको ये बोला ना मैं कि मैं कहीं भी सफ़र के लिए लोगों से पैसे कलेक्ट नहीं किया। एक छोटा सा गौशाला चलाता था अपना, गोरक्षण के नाम से। 14 गायें थी मेरे पास। उनके चारे के लिए, उनके नौकरों के वास्ते भी कभी मैंने कोई चंदा नहीं लिया। मुझे कुछ लोग देना चाहते थे, मगर मैं ये सोच के नहीं लिया कि लोग ये बोलेंगे कि ये चंदे खाने के वास्ते गौशाला चलाता है। खैर चलिए, वो बात भी छोड़िए। तेजस्वी गौ माता ओजस्वी भारत माता के वास्ते फिर एक बॉम्बे में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। शंकराचार्य, होसापेट के शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य के 36वें वंशज हैं, उनके नेतृत्व में पूरे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट सब जमा थे। सिर्फ अडानी और अंबानी नहीं थे। जब अंबानी कांग्रेस का था और अडानी तो उस वक्त कोई उसकी औकात ही नहीं थी, सेलमैन था वो, खाली हीरे के कारखाने में गुजरात में, बाद में बड़ा हुआ हो। तो ये 2 लोग नहीं थे, और मैं उनका भी बड़ा एहसानमंद हूँ। विवेक ओबराय,
कि उनके वालिद जो प्रोड्यूसर है बड़े स्मार्ट है, हैदराबाद के रहने वाले हैं वो, मगर अब वो जुहू बॉम्बे पे रहते हैं, तो उनके घर भी मुझे कई बार बुलाए थे। तो ये सारी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का आदमी वो टीम में सबसे पीछे था। तकरीबन 50 एक इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के थे और मेरे से डिस्कस कर रहे थे। इमामी के मालिक जो कलकत्ता के हैं, शंकराचार्य बीच में है, उनके राइट साइड को मैं हूँ, लेफ्ट साइड को इमामी के मालिक है अग्रवाल साहब। और फिर वे सारी यू शेप में जो टीम बैठी थी, सबसे लास्ट में वो विवेक ओबराय के वालिद साहब, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ उनका मैं अभी, वो भी ओबराय हैं, बड़े स्मार्ट हैं। तो वो ये आपको बोलना चाह रहा था मैं कि ये जो चीज़ है, उन्होंने मेरे को उस दिन एक ऑफर दिए थे कि आपको हम एमपी बनाते हैं और आपके मैगजीन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का, मैं 17-18 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और आपको हम जो है आपके मैगजीन में मंथली 5 करोड़ से 12 करोड़ यानी एवरेज 8 करोड़ ये हम आपको एडवर्टाइज देंगे और आपके मैगजीन का डेवनोर टाइप का बेहतरीन कागज फ्री में देंगे। इस तरीके की बात हुई थी मेरे भाई शंकराचार्य की मौजूदगी में, और पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे मैगजीन में वो उनकी एक टीम जो है वो देने वाली थी एडवर्टाइज। क्या कम है? 17-18 साल पहले 8 करोड़ एवरेज मंथली, राज्यसभा का मेंबर। मेरी ख्वाहिश हुई कि मेडिकल कॉलेज लूं, वो भी देने को तैयार थे। फिर हुआ क्या, फिर मैंने पूछा कि आप मुझे ये सब दे रहे, मुझसे क्या चाहते हैं? तो बोले एडिटर आप रहेंगे मगर लिखेंगे हम। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा मुंह बंद हो गया, मेरा दिल पुकार पुकार के कह रहा था कि मैं बिको माल नहीं हूँ, मैं बिको माल नहीं हूँ। अब इतनी आर्थिक तंगी से भी गुजरता हूँ ना, तो मैं खुश होता हूँ कि मैं बिको माल नहीं हूँ, मगर मैं प्रैक्टिकल एक सल्यूशन रखता हूँ कि कॉमन आदमी गोश्त तो खाना चाहता है, उसको सस्ता गोश्त अल्टरनेट दिए तो वो गाय छोड़ देगा। इसकी मेरे पास बहुत बड़ी प्लानिंग है। मैं अब कोई क्वेश्चन करे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मेरे आज के सेशन पूरा हो गया। मोहतरम यूनुस फारूकी साहब, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल मैं ये करूंगा कि आप मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये भी कहा कि आपके पास जो जानवरों की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू मज़हब इस्लाम, उसमें ये एक हलाल जानवर है। आपने ये बात भी मानी कि हिंदुस्तान के बहुत से स्टेट्स में यानी कि सूबों में गाय को आज भी काटा जाता है और इसका गोश्त वगैरह खाया जाता है। आपने ये भी मान लिया कि बड़े से बड़े स्लाटर हाउस सब गैर मुस्लिमों के हैं, और आपने ये तक भी बताया कि जैन लोगों के भी हैं। आपने ये भी कहा कि सिर्फ फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हिंदुस्तान रहता है कंपटीशन में, कि वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा बीफ का ये एक्सपोर्टर है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लोग इस तंजीमें चला रहे हैं और आपने भी उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली, तो उन चीज़ों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है? जब इतने बड़े बड़े स्लाउटर हाउस, चलिए मैंने अगर अल्फाज गलत भी निकल गया कि गवर्नमेंट के चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के बिना तो मर्जी के तो एक्सपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी तिनका भी बाहर नहीं जा सकता। स्लाउटर हाउस भी इंडिया की ज़मीन पे बने हुए हैं, यहाँ के लोग लाइसेंस वगैरह भी देते हैं, वो भी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब चीज़ों के होते हुए यूनुस फारूकी साहब की इन कोशिशों काविशों में कितना दम है? या वो लोग जो इस तरह के गौकशी के नाम पे अपनी, मैं तो वही कहता हूँ कि बिजनेस या दुकानदारी चला रहे हैं और शोर शराबा करते हैं, उसकी क्या अहमियत रह जाती है? आखिरी सवाल बताएं। शुक्रिया। मोहतरम यूनुस फारूकी साहब, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल मैं ये करूंगा कि आप मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये भी कहा कि आपके पास जो जानवरों की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू मज़हब इस्लाम, उसमें ये एक हलाल जानवर है। आपने ये बात भी मानी कि हिंदुस्तान के बहुत से स्टेट्स में यानी कि सूबों में गाय को आज भी काटा जाता है और इसका गोश्त वगैरह खाया जाता है। आपने ये भी मान लिया कि बड़े से बड़े स्लाटर हाउस सब गैर मुस्लिमों के हैं, और आपने ये तक भी बताया कि जैन लोगों के भी हैं। आपने ये भी कहा कि सिर्फ फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हिंदुस्तान रहता है कंपटीशन में, कि वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा बीफ का ये एक्सपोर्टर है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लोग इस
तंजीमें चला रहे हैं और आपने भी उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली, तो उन चीज़ों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब इतने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस, चलिए मैंने अगर अल्फाज गलत भी निकल गया कि गवर्नमेंट के चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के बिना तो मर्जी के तो एक्सपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी तिनका भी बाहर नहीं जा सकता। स्लॉटर हाउस भी इंडिया की ज़मीन पे बने हुए हैं, यहाँ के लोग लाइसेंस वगैरह भी देते हैं, वो भी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब चीज़ों के होते हुए यूनुस फारूकी साहब की इन कोशिशों काविशों में कितना दम है, या वो लोग जो इस तरह के गौकशी के नाम पे अपनी, मैं तो वही कहता हूं कि बिजनेस या दुकानदारी चला रहे हैं और शोर शराबा करते हैं, उसकी क्या अहमियत रह जाती है? आखिरी सवाल बताएं। शुक्रिया। अमित अग्रवाल साहब, आपने बहुत अच्छे सवालात उठाए हैं। देखिए, अपेडा बोलकर हमारे पास एक बहुत बड़ी तंजीम है सेंट्रल लेवल की, उसकी परमिशन के बगैर कोई भी सराट हाउस नहीं खुल सकता है। मैं ज़रा पागल किस्म का आदमी हूँ, मैंने यूपी के अंदर कई सराट हाउस को जाकर देख के आया, स्पेशली मीरठ के मैं मिलकर आया हूँ कई स्लाटर के मालिकों से। मुसलमान थे वो, मगर उन्होंने कहा भाई कि हमारे नाम पे लाइसेंस लिया गया है, फाइनेंस जो है वो ज़्यादा करके मारवाड़ियों का है और जैनों का है। अब देखिए, पैसे वाले हमारे इंडिया में जैन होते, मारवाड़ी होते, तो वो डायरेक्ट भी जो है अलकबीर चला रहे, मगर इनडायरेक्ट तो अब सारा फाइनेंस उन्हीं का है। हमारे नांदेड़ में भी एक खुला था, एक जैन ने जो है एक मुस्लिम खाटी के नाम पर वो शुरू कर रहा था, परमिशन मिल गई थी। ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ कि सिर्फ नांदेड़ में बंद हुआ मेरे वजह से। 44 अखबारात में मैं मुसलसिल वो देते रहा, एप्लीकेशन देते रहा गवर्नमेंट को, और उसकी कॉपीज अखबारात को देता था, ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और अल्लाह ने मेरी सुन ली, बंद हुआ। अब रहेगी बात, भाई मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि मैंने ऊपर वाले की कसम खा के बोलो, मैंने आज तक कभी चंदा और वो नहीं लिया, कोई मिसयूज़ नहीं करके लिया। जभी तो मैंने वो 8 करोड़ की एवरेज वाली मंथली इनकम छोड़ दिया था, एमपी का पद छोड़ दिया था जो मुझे ऑफर किया गया था। मैंने सारी ज़िंदगी, मेरी वो बहन है मधु जोशी, ब्राह्मण है, मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने भी जो है मेरे वैसी नॉन करप्ट बहन है मेरी, और उनके शौहर अच्छी पोस्ट पे थे, और 2 बेटियां, एक डॉक्टर बनी, एक इंजीनियर बनी, और आज भी एक्टिव हैं। फिलहाल वो यूरोप में जाके रह गई हैं, परमानेंट नहीं मगर वो रह गई हैं, और आयुर्वेदिक का भी, दवाओं का भी काम करती हैं। वो हिमाचल, वो एक्चुअल लद्दाख के तरफ की रहने वाली हैं, मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ, मगर वो हमारे साथ पूना और बॉम्बे में रहती थी। तो आपका ये कहना कि जितनी तंजीमें हैं, मैं 100% तंजीमों को तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये बात सही है कि बहुत से तंजीमें सिर्फ चंदे जमा करती हैं। मैं एक हमारे बॉम्बे का नाम भूल रहा हूँ, वो सज्जन थे, वो गाय के घी का काम करते थे। वो हमारी मधु बहन भी जो है ना, उनका घी बेचने में इंटरेस्टेड थी, मैं भी था, मगर हमको जानकर ये बड़ी हैरत हुई कि मेवात के अंदर जो गायें कटती हैं, उनके चर्बी से साइंटिफिक छोटे छोटे यूनिट्स में वो चर्बी को घी में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा जो असली घी खाते हैं ना हम, वो भी तो गाय के दूध की चर्बी से बनता है, और ये इन्होंने गाय के गोश्त की चर्बी से बनाने का यूनिट डाला था। इतना घी सप्लाई कर रहे थे, और रामदेव है ना, रामदेव, ये भी हरामी जो है ना, डुप्लीकेट घी बेचता है। तो भैया आपकी बात सही है कि बहुत से लोग जो है ना धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, मगर मैं मुसलमानों को ये बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने तुमको मस्जिदें बना के दिए, उनको पे बैक टू द सोसाइटी मिशन के तहत तुम उनकी गाय छोड़ दो। तुमको गोश्त खाना है, गाय का गोश्त सस्ता होता, बड़ा जानवर होता, सस्ता होता, तो तुम्हारे मेरे पास एक प्लान है कि मैं तुमको उससे टेस्टी गोश्त वो रेट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी योजना है। 35 साल का एक्सपीरियंस, बैसियत मुसलमान, कुरान हदीस जानता हूँ, और माशरे में उठने बैठने से देखता हूँ कि सब गोश्त खाते हैं, जबकि
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुसलसिल 40 दिन गोश्त खाने से दिल मुर्दार हो जाता है, मगर ये मुसलमानों को ये हदीस नहीं मालूम है। इससे बचो, इसमें रोग है, ये भी हदीस नहीं मालूम है। तो आप और अगर कुछ सवाल करना चाह रहे तो अमीर साहब करिए आप। मैं जो मेरी स्टडी है, मैं आज नहीं तो कल मर जाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी स्टडी दुनिया के सामने आए। मैं चाहता हूँ मेरा जो प्लान है उसमें मुझे कोऑपरेशन मिले। मैं एक यूनिट वैसे चला के बताऊंगा तो पॉसिबल है कि उस तरीके से और भी यूनिट चला के गाय बचाई जा सकती है। वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम यूनुस फारूकी साहब। क्योंकि हम टॉपिक वाइज ही सेशन लेते हैं तो आज का सेशन माशाल्लाह भरपूर रहा और मुझे देखकर और महसूस किया, जानकर खुशी हुई कि माशाल्लाह आप सवाल के बिल्कुल गैर जानिबदार होकर और न्यूट्रली ही जवाबात देते हैं। रही बात आपकी और बातें बताने की और टॉपिक्स की, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन तमीज़, तहज़ीब, अखलाकियात के साथ बातचीत करने का ही है जो हमने आज आगाज़ कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आपसे प्रोग्राम लेके, टाइम लेके टॉपिक्स कुछ आप भी बताइएगा, आप भी कोऑपरेट कीजिएगा इंशाल्लाह। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों प्रोग्राम लेंगे सर। आज के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू मोहतरम यूनुस फारूकी साहब and to all dear group members of Pure Discussion Group. Vande Matram.